बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास नाइन्थ का आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 25 सितंबर 2024 को आपका मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज यानी कि एक ही दिन का टाइम और बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है आपके लिए। तो आप सभी बच्चे एक ही दिन में इतने कम से कम टाइम में अपने मैथ के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आप 80 में से बहुत अच्छे मार्क्स अपने मिड टर्म में स्कोर कर सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, सॉल्व करके इस पेपर को हम समझने वाले हैं। इसीलिए ये सैंपल पेपर और इस सैंपल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके कल के मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहने वाली है। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर की टाइमिंग जो है ये आपकी 3 घंटे की रहेगी और पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। ओके, अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना है, उसके जो सामान्य निर्देश है ये पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, खंड आ, बा और सा, और पूरे पेपर के अंदर आपके 39 प्रश्न होने वाले। ठीक है, खंड आ जो है इसमें 2 छोटे छोटे खंड होंगे, खंड पहला और दूसरा। खंड पहला वाला जो होगा आपका, इसमें 16 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। कितने एमसीक्यू बच्चों? टोटल आपके 16 एमसीक्यू। ठीक है, खंड जो दूसरा होगा आ वाला, इसमें 4 केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे। बेसिकली 4 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है आपके, इनमें हर एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ओके, तो 16 एमसीक्यू ये वाले हो गए। फिर खंड बा यानी कि भाग बा आ जाता है, जिसमें वास्तविक प्रकार के 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब भाग 7 जो है इसमें टोटल 11 प्रश्न है, जिसमें 2 नंबर के भी प्रश्न है, 3 अंक के भी प्रश्न है और 4 अंकों के भी प्रश्न है। ओके, पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है इसमें आपको आंतरिक विकल्प भी देखने को मिलेंगे। पेपर में आप जो कैलकुलेटर है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, अब सुनो, ये वीडियो हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम खंड आ जो है इसको पूरा समझ लेंगे। बाकी खंड बा हो गया, सा हो गया, इससे आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा बच्चों। और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, तो जरूर से देख लेना। ठीक है, अब देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लीजिए, पेपर के अंदर 39 क्वेश्चन होंगे। 3 पार्ट में पेपर डिवाइड है, ए बी एंड सी। पार्ट ए के अंदर 2 सब सेक्शन है, ए मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन फर्स्ट जो है इसमें 16 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन सेकंड जो है इसमें 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट बी आ जाता है, जिसमें 8 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट सी आ जाता है, जिसमें 11 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी। आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो पेपर का पैटर्न आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला भाग है, भाग आ, इंग्लिश में पार्ट ए कह सकते हैं, इसका जो खंड पहला वाला सेक्शन पहला, वो यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, उसमें 1 से 16 तक ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। ठीक है, यानी कि 1 से 16 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी। ओके, नाम हमेशा देखो यहां से चलता है, ए बी सी। और एक हमारा दूसरा त्रिभुज यहाँ पे आ जाता है पी क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज में ए बी बराबर है क्यू आर के। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये बराबर है बच्चों क्यू आर के। ठीक है, और बी सी बराबर है पी आर के। तो ये जो बी सी है
ये इज इक्वल टू है पी आर के, ठीक है। और सी ए बराबर है पी क्यू, ठीक है। तो सी ए बराबर हो जाएगा पी क्यू, तो सी ए बराबर पी और क्यू, ठीक है। तब ये किस तरीके से इसकी जो कोटेशन है वो यहाँ पे आएगी, तो कोटेशन के बारे में आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, फटाफट से सोचिए इसमें से कौन सा आपका एकदम सही आंसर बैठेगा, सोचो फटाफट से। तो इसमें क्या होगा, इसमें त्रिभुज सी बी ए, ठीक है ना, त्रिभुज सी बी ए, इस प्रकार से त्रिभुज पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, पूछा गया है एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण हो, ठीक है। तो अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, तो वो कब होगी, दशमलव निरूपण होगा उसका जब वो अशांत अनावर्ती होती है। कैसी होती है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद इसमें अथवा भी दिया गया है, देखो क्या कहा गया है, इनमें से क्या डैश के हर को एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका है, ठीक है। तो एक संख्या दी गई है 15 बटे में √13 प्लस में √20, तो इसमें जो हर है इसका, इसको एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका कौन सा है, ठीक है। तो फटाफट से सोचो बच्चों कौन सा सही तरीका है इसका। तो सही तरीका जो है ना वो आपका ए वाला है। कैसे, पहले तो हमारी जो संख्या है, ठीक है, 15 बटे में √63 प्लस में √20, तो इसको जब हम इसके हर को एक परिमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ब्रैकेट डालेंगे पहले तो, फिर ठीक है, फिर 3 रूट में 7 आ जाएगा, -2 √5 आ जाएगा ये वाला, फिर इसके बटे में 3 √7 -2 √5, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ए वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने कुछ गांव की जो जनसंख्या है इसको निम्न अनुसार दर्ज किया, ठीक है। एक विद्यार्थी है, उसने टोटल जो है ना इन 5 गांवों का निरीक्षण किया और इनमें जो जनसंख्या है, ए गांव में 450, बी में 700, सी में 550, डी में 350, ई में 950, ये जनसंख्या बताई। अब इन जनसंख्या को उस विद्यार्थी ने एक ग्राफ में भी दर्शाया, ठीक है। तो इधर विलेज हो गए हमारे 5 और इधर जो है वो पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें से हमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना y अक्ष पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो y अक्ष है इस पर कौन सा पैमाना प्रयोग किया गया है, फटाफट से बताओ कौन सा पैमाना है इसमें। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक इकाई यानी कि यूनिट 100 लोग पीपल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक इकाई को 100 लोग के बराबर उपयोग किया गया है, ठीक है। तो y अक्ष पे ये पैमाना, ये जो पैमाना है ना आपका ये वाला, ये क्या दर्शाता है, एक इकाई जो है ना उस पे 100 लोग इसको दर्शाते हैं, ओके। अब एक इकाई यानी कि जैसे ये है ना, ये 100 लोग हो गए, इसको दर्शाते हैं। अब जैसे ये ए विलेज है, तो ए विलेज में कितने लोग थे, ए विलेज में 450 लोग हैं, तो लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 और आधी ये, तो ये 450 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना ये क्या है, ये एक यूनिट पे 100 लोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये y अक्ष का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, बस हो गया आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है एक, ठीक है, कोण दिया गया बेसिकली। तो पहला कोण जो है ये हमारा 120 आ जाता है और दूसरा यहाँ पे x + 10 आ जाता है। तो हमें ये जो x का मान है ये निकालना है, ओके। तो फटाफट से सोचो बच्चों x का मान जो है वो क्या निकलेगा, फटाफट सोचिए। ये जो x का आपका कोण बन रहा है ये वाला, इसका मान क्या निकलेगा, सोचो फटाफट से, सॉल्व करो इसको। आंसर होगा इसका 115, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन वाला होगा, देखना, ठीक है। देखो हरीश दर्शाए अनुसार कोण ए और बी बनाते हुए 2 तिनके रखता है, ठीक है। तो हरीश ने क्या किया, इस प्रकार का कोण बनाया, इसमें 2 तिनके रखे ए और बी। तिनका एन को इस प्रकार से वो घुमाता है कि जो तिनका बी है इसका मान ए से 3 गुना हो जाता है। तो ए का मान कैसे बदला, तो ए का मान बेसिकली कैसे बदलेगा बच्चों, क्योंकि ए का मान जो है ना वो 2b से कम हो जाता है,
द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स लेस देन 2b, दैट्स वाई b का मान a से 3 गुना हो जाएगा, तो a का मान ऐसे बदलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 और 11 के बीच कुछ अपरिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किससे? 7 और 11 के बीच में जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनको m/6 के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, m जो है ये एक प्राकृतिक संख्याओं के समूह से संबंधित है। ठीक है, m जो है जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके संबंध में है। तो आपको कौन सा कथन इनमें से इसके बारे में सही लगता है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? m के सभी संभावित मान जो है वो 42 से 66 के बीच होने वाले। ठीक है, m के जितने भी संभावित मान हैं वो 42 से 46 के बीच आएंगे। ठीक है, कितने? 42 से 46। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है। देखिए वैसे तो मैं आपको सॉल्व करके भी समझाता, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपकी वीडियो कम से कम फिर 3 से 4 घंटे की बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं सीधा डायरेक्ट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा के और आंसर समझा देता हूँ। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। संख्या रेखा पर √7 को निरूपित करने के लिए रिद्धिकाकार किया गया है। संख्या रेखा में जो ओडी है, ठीक है, देखो ये संख्या रेखा है, इस पे √7 इंडिकेट किया गया है। अब संख्या रेखा ओडी को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करके चाप DQ खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओडी है इसको त्रिज्या के रूप में लिया गया है, इस लाइन को। ठीक है, और फिर चाप खींचा जाता है DQ। तो चाप जो है ये यहाँ पे देखो ये खींची जा रही है D और Q। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। अब रिद्धि के काम को देखकर टीना ने कुछ कहा और अजय ने कुछ कहा। टीना ने कहा कि OA 5 इकाई, AB बराबर BD 1 इकाई है, यानी कि जो O और A है, ठीक है, ये O और A ये बेसिकली है 5 इकाई टीना के अनुसार। ठीक है, और AB और BD, AB ओके और ये BD इन दोनों की 1-1 इकाई है। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अजय कहता है OB √26 और AB 1 इकाई है। तो OB जो है ये वाला O और B, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा O और B, ये कितना है? ये है बच्चों √26 और AB ये 1 है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन यहाँ पे सही बात कह रहा है? टीना सही बात कह रही है या फिर अजय सही बात कह रहा है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो टीना है ये बिल्कुल सही बात कह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि OA जो है ये 5 इकाई बिल्कुल सही है और AB और BD 1 इकाई ये दोनों भी सही है, लेकिन अजय जो है ये गलत कहता है। ठीक है, तो केवल टीना जो है ये बात सही कह रही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है बच्चों। इसमें पूछा गया है इस रैखिक समीकरण का हल x = 1 और y = -1 है। तो यहाँ पे 4 आपके रैखिक समीकरण दिए गए, इनमें से किस रैखिक समीकरण को हल करने के बाद हमें ये वाला आंसर प्राप्त होगा? तो फटाफट से सोचो किस रैखिक समीकरण की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेल, आंसर है आपका इसका B। जब हम x - y = 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर x = 1 और y = -1 निकल आएगा। ठीक है, अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया बच्चों 5 ब्रैकेट में 2y - 4 प्लस में 3x - 4y - 7। तो इसमें 0 है, तो इसमें y का गुणांक क्या होगा? तो ये जो y आपने देखा 2y 4y, इसमें y का गुणांक क्या होगा? फटाफट से y के गुणांक को यहाँ पे याद कीजिए। तो y का गुणांक होगा बच्चों 6। कितना होगा? 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है बच्चों। समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले 2 बिंदु स्थित हैं। अर्थात सिंपल आपको क्या बताना है? द पॉइंट्स हैविंग सम ऑर्डिनेट्स बट डिफरेंट एब्सिस लाई। ठीक है, 2 बिंदु स्थित हैं समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले, तो वो कौन से हैं? इनमें से कौन सा राइट आंसर इसका है? फटाफट से सोचो बच्चों। 9th का क्या होगा? 9th होगा C वाला। x अक्ष के समानांतर एक रेखा पर
समान कोटि वाले लेकिन विभिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं एक्स अक्ष पे। ठीक है। क्वेश्चन 10th, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है वह कहलाएंगे। तो आपको दो कोण दिए गए हैं जिनका योग 180 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है ये दो कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। यानी कि यदि एक रैखिक युग्म है उसका कोण न्यून कोण है तो दूसरा जो इस रैखिक युग्म का कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा अधिक कोण। अगर एक न्यून है, सिंपल सी बात है दो कोण है तो एक न्यून होगा और एक जो है वो अधिक कोण होगा, है ना। ये चीजें हैं। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा, ठीक है, जिसमें त्रिभुज TOI, ओके, एक है हमारा त्रिभुज ये रहा TOI और एक त्रिभुज है SOD। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा SOD। इसको सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। यानी कि TOI और SOD त्रिभुज दोनों एक समान है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें और कौन सी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें और कौन सी जानकारी चाहिए, तो हमें जो कोण OTI है और कोण ODI है, जो हमारा ये कोण है ना OTI का ये कोण और कोण जो ODI है, ठीक है ODI, ये जो हमारा कोण है हमें इसको ज्ञात करना है, तब जाके ये सही बनेगा। ठीक है, अब अथवा में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दिए गए एक त्रिभुज XYZ। ठीक है, तो XYZ यानी कि हमारा पहला वाला ये त्रिभुज है, दूसरा STU और दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज है STU। तो इसमें किस नियम से सर्वांग सम है, इनमें से किस नियम से ये दोनों सर्वांग सम है। तो किस नियम के द्वारा है बच्चों, तो SS, RHS, SAS या फिर इन सभी के माध्यम से। ठीक है, तो किस नियम के माध्यम से ये सर्वांग सम है, फटाफट से बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताता है कि जो त्रिभुज है XYZ और STU ये किस नियम से सर्वांग सम है यहाँ पे। ओके, फटाफट से आंसर करो, देखते हैं किस बच्चे को इसका आंसर पता है, फटाफट से आंसर करो। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। अब इसमें त्रिभुज PUL का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो हमारा त्रिभुज है PUL इसका परिमाप कितना है, टोटल है 30 सेंटीमीटर। ओके, क्या त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसमें जो दोनों त्रिभुज हैं क्या ये सर्वांग सम हैं, तो इसका आंसर बताओ। तो हम बोलेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि यदि त्रिभुज MNQ की भुजा, ये जो हमारा त्रिभुज है ना MNQ, इसकी भुजा MN और MQ, ठीक है, इसकी जो भुजा है MN और MQ, NQ ज्ञात हो, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो MN और MQ है और NQ ये निकालने होंगे, तब हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम हो सकता है। ठीक है, ये निष्कर्ष यहाँ से निकाला जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 13, ऊंचाई A इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ऊंचाई A इकाई वाला एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा ऊंचाई A वाले समबाहु त्रिभुज का, फटाफट से सोचो क्या आंसर होगा, √3/3 A का स्क्वायर, ये रहेगा। ठीक है, अथवा में देखिए क्या कहा गया है, यदि S माइनस A 10 सेंटीमीटर है और S माइनस B 20 सेंटीमीटर है और S माइनस C 30 सेंटीमीटर है, तो फिर त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो S माइनस A 10 है, S माइनस B 20 है, S माइनस C 30 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों, 120 सेंटीमीटर। कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा गया बच्चों, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर की हैं, 20 सेंटीमीटर की और 25 सेंटीमीटर की हैं, तो इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप की बात की जा रही है, तो 25 और 15 40 और 20,
60। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा, यानी कि 30 हो जाएगा। निकल गया, आंसर हो गया। ठीक है। यदि व्यंजक 2 ब्रैकेट में √k-1 है प्लस में √8 में -8 √2 जोड़ने पर एक परिमेय संख्या में मिलती है, तो इसमें k का मान क्या होगा? ठीक है, तो k का मान बेसिकली 18 आएगा। कितना आएगा? 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखो, नीचे दिए गए आयत चित्र में एक संग्रहालय में विभिन्न दिनों में आए आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ है नंबर ऑफ विजिटर्स, एक तरफ है नंबर ऑफ डेज। तो आयत चित्र के बारे में क्या सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, पहले नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, पहले 40 विजिटर्स, फिर 60, फिर यहाँ पे 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, और इधर जो है कितने दिन तक वो रुके हैं ये उसको दर्शाया गया है। ओके, तो क्वेश्चन आयत चित्र के बारे में क्या है कि कौन सा इसमें सही है। तो देख लो भाई, कौन सा सही होगा इसमें से। तो एक चीज सही होगी, संग्रहालय में 5 दिनों के लिए लगभग 60 से 70 आगंतुक थे। ठीक है, कितने दिन के लिए? 5 दिनों के लिए टोटल जो है कितने आगंतुक थे? तकरीबन 60 से 70। ओके, हो गया कंप्लीट आपका। बस अब ये 60 से 70 क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये है ना, ये वाला, ये 60 से 70 तक जाता है 5 दिनों में। ओके, तो ये चीज है। तो इस प्रकार से आपका इस पेपर का जो सबसे पहला खंड था, ठीक है, ये वाला पार्ट ए, ये कंप्लीट हो गया, खंड पहला। अब इसमें हमने जो 16 MCQ किए थे उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैंने कमेंट में मांगा है आपसे, तो कमेंट करके आप जरूर बताओ। अब हम इसी का जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि खंड दूसरा वाला। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न 17 से 20 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 प्रश्न हैं और उपभाग हैं, जिनमें से सिर्फ आपको 4 उपभाग ही हल करने, यानी कि 4 का ही आंसर देना है। ठीक है, और हर एक का बेसिकली एक एक है। सिंपल सी बात है, आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में आपके 5 MCQ हैं, जिसमें से केवल आपको 4 के आंसर देने हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 17 में कहा गया है, सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि वो इस बार अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। तालियां। सृष्टि ने पहली बार ऐसा सोचा कि मैं अपने बर्थडे के दिन एक अनाथालय जाऊंगी, वहां अपना बर्थडे मनाऊंगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों को, बड़ों को देने के लिए कुछ सेब खरीद लिए। भाई बर्थडे है तो ऐसा था नहीं खाली हाथ जाएगी, तो उसने सोचा कि बच्चों बड़ों के लिए सेब खरीदे जाए, तो खरीद लिए उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। ठीक है, और उसने कुल जो थे वो 60 सेब बांट दिए। तो उसने बर्थडे केक भी दिया सभी को, हर एक बच्चे को 2 सेब दिए, एक वयस्क को 3 सेब दिए, टोटल उसने 60 ही सेब बांटे। ओके, अब क्वेश्चन क्या बनेंगे इसके? तो उपरोक्त जानकारी के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तो सबसे पहला, बच्चों की संख्या को x और वयस्कों की संख्या को y मानकर उपरोक्त स्थिति को 2 चरों के रैखिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। सही बात है, बच्चों की संख्या को हम x मान लें और वयस्कों की संख्या को y मान लें, तो 2 चरों को रैखिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो वो 2 चरों का रैखिक समीकरण क्या होगा बेसिकली? फटाफट से इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल सा है सर जी। क्या? बच्चों की संख्या है 2, यानी कि 2x, बच्चों को हमने x माना है, और जो वयस्क हैं इनकी संख्या है 3, तो हमने वयस्कों को y माना है, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है ये इसका आंसर हो गया। बस कंप्लीट हो गया। चलिए, यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मानते हैं बच्चों की संख्या जो 15 है, तो वयस्क कितने होंगे बेसिकली? तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो उसने टोटल जो थे वो 60 जो सेब थे, कितने? 60 सेब ये बांटे। ठीक है, जिसमें से हर एक बच्चे को उसने 2 बेसिकली सेब दिए हर एक बच्चे को। तो बच्चे माने हमने 15 हैं, तो हम इन 2 सेबों को 15 से गुणा करेंगे तो होगा 30। ठीक है, अब ये 30 है, तो हमारे पास में 30 सेब और बचे। ठीक है, बचे हुए सेब कितने हैं? बचे हुए केवल 30 सेब बचे। अब बच्ची ने
3 सेब जो थे वो प्रत्येक वयस्क को दिए। ठीक है, तो यानी कि 10 × 3 = 30। ठीक है, तो वयस्कों की संख्या अगर हम बच्चों को 15 माने तो वयस्क कितने निकलेंगे टोटल 10। कितने निकलेंगे 10। और कैसे निकलेंगे ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात करो। अभी उसका उलट हो गया, अभी हमने वयस्कों को 3-3 सेब दिए, अब यहाँ पे 12 बताए गए हैं, तो 12 × 3 = 36 सेब बट चुके हैं। ठीक है, अब बचे कितने, अब हमारे पास टोटल बचे हैं 24 सेब। ठीक है, अब इसने 2 सेब जो थे वो हर एक बच्चे को दिए, तो 2 × 12 यानी कि टोटल हमारे 12 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 12 बच्चे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यदि x = -5 है और y = 2 है तो समीकरण 3x + y b का हल है, तो b का मान बताओ। यानी कि 3xy b का हल है तो इसमें b का मान क्या होगा, फटाफट से सोचो। b का मान बेसिकली -5 आएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन, आपको 4 ही करने हैं, मैं आपको पांचों बता रहा हूं, लेकिन 4y - x = 5 है, इसको ax + y by + c = c के रूप में लिखा जा सकता है। तो a का मान क्या हो सकता है, तो a का मान कितना होगा बच्चों, -1। कितना, -1। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बता दिया मैंने। ठीक है, अब आता है दूसरा वाला क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार पारक है जिसमें ABC भुजाएं हैं। ठीक है, भुजा A, भुजा B, भुजा C। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो AB जो है ये हमारा 24 है, BC 40 है और AC 32 है। एक माली को इसके चारों ओर बाड़ और अंदर घास लगानी है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है और इसके अंदर घास लगानी है। तो एक गेट के लिए एक तरफ से 3 मीटर चौड़ा स्थान छोड़ दिया गया। अब इसमें से जो हमारा BC गेट है, इसमें से एक 3 मीटर का स्थान जो है गेट के लिए छोड़ दिया गया ताकि अंदर घास फैला सके। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आ रही आती है क्वेश्चन की। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला, पारक का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो पारक का अर्ध परिमाप क्या होगा, अगर आप इसको जोड़ें तो देखो 40 + 32 + 24। अब आप इसे जोड़ दीजिए तो टोटल 6, 4 3 7, 7 2 9, यानी कि ये हो गया 96। ठीक है, अब 96 को अगर हम अर्ध परिमाप करेंगे इसका बटे में 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 48। तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका 48। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों कि पारक का जो क्षेत्रफल है ये कितना है। ठीक है, तो पारक का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करें तो सोचो फटाफट से, पारक का कितना क्षेत्रफल आ सकता है, फटाफट सोचो। यहाँ पे आंसर तो मैं बताऊंगा ही, आप सोचो क्या होगा आंसर, वो होगा बी 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की लागत है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने की लागत है। कितनी लागत होगी फटाफट बताओ, पूरे के पूरे उस एरिया में घास लगानी है तो कितनी लागत लगेगी, अगर प्रति मीटर स्क्वायर 20 रुपए है तो। ओके, तो कितनी हो सकती है फटाफट से बताएं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सोचिए सोचिए, आप भी सोचो इसमें से क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा बच्चों 7,680 रुपए। बेसिकली जो क्षेत्रफल है उसको गुणा कर दीजिए रुपए से, बस आंसर आपका निकल गया, हो गया एकदम से, है ना, 7,600। चलो अब यहाँ पे आ गया है, एक सेकंड शायद समझ में नहीं आया। तो जो हमारा मीटर था, ठीक है ना, क्षेत्रफल, उसको बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा। चलो अब यहाँ पे आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ₹30 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, यानी कि प्रति मीटर दर से कांटेदार बाड़ लगाने हैं, 30 रुपए प्रति मीटर और वो बाड़ आते हैं, तो लागत टोटल कितनी होगी, तो लागत कितनी होगी बच्चों 2,790 रुपए। ठीक है, उसके बाद तीसरा, पारक की सबसे छोटी भुजा पर बनाए गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी,
तो पारक के सबसे छोटी भुजा पर जो शीर्ष लंब बनाया जाएगा उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, कम से भी कम अगर उसकी लंबाई होगी तो 32 मीटर होगी। कितनी, 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आई होप बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 आ जाता है। देखो क्या कहा गया है, एक गांव में एक बड़ा सा बिजली का खंभा पीसी था। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा बिजली का खंभा है जो कि इधर पी है और यहाँ पे हमारा सी है। ओके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस खंभे को 10 मीटर लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया है। सपोर्टेड वायर है कितने मीटर का, 10 मीटर का। ओके, एक बार इस खंभे पर बड़ी चिंगारी निकली जिससे तार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराबी को रस्सी की मदद से ठीक किया जा सकता था, जिसे बिजली ठीक कराने वाले अपनी साइकिल पर रखते थे। इस बार बिजली को ठीक करने के लिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगानी पड़ी। ठीक है, तो इस बार जो था 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी लगानी पड़ी खंबे को ठीक करने के लिए। ओके, ताकि वे खंबे पर पी तक पहुंच सकें। सीढ़ी रेखा एसी के साथ 60 का कोण बनाते हैं। तो सीढ़ी जो रेखा है, ये जो हमारा लंबवत है ना, ये पी और सी, ठीक है ना, तो इसमें जो एसी है हमारा ये वाला, ये कितने का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ओके, तो अब आइए क्वेश्चंस को समझते अच्छे तरीके से। देखो एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, त्रिभुज पीएसी और त्रिभुज पीबीसी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है। देखो त्रिभुज पीएसी और एबीसी, पीएसी यानी कि यहां से देखो पीएसी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा था, पीबीसी, दूसरा त्रिभुज है पीबीसी। तो इसमें से कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उस भुजा का क्या नाम है बच्चों, भुजा है पी और सी। ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये इसके लिए भी जरूरी है और इसके लिए भी जरूरी है। ओके, दूसरा, आकृति में त्रिभुज पीएसी जो सीढ़ी वाला है और त्रिभुज पीबीसी जो वायर वाला है किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है। तो किस नियम के अनुसार ये सभी के सभी सर्वांग सम है बच्चों, आरएचएस के माध्यम से। किसके, आरएचएस। आकृति में त्रिभुज पीएसी और त्रिभुज पीबीसी में कौन सा कोण समान है। तो आकृति में जो त्रिभुज पीएसी और पीबीसी है इसमें एक ही कोण समान है बच्चों, और वो है कोण एसीपी, कोण बीसीपी। ठीक है, कोण एसीपी और कोण बीसीपी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जो कोण हमारा बीपीसी है इसका मान क्या है। ठीक है, तो अभी अभी आपको मैंने बताया ये जो है ना कोण बी पी और सी, इसका क्या मान है। सोचो फटाफट से, कोण बी और पी, कोण बीपीसी का मान कितना होगा, तो वो है बच्चों 30। कितना है, 30। और कोण एपीसी का मान क्या है, तो कोण एपीसी का मान भी 30 ही रहेगा। ठीक है, कोण ए पी और सी ये भी 30 ही रहेगा। ओके बच्चों, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये दो बीच में खड़ा है इसलिए। तो समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से। इस प्रकार से 19 कंप्लीट हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। बाकी के आपके जो क्वेश्चंस बच जाते हैं इसे आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में बता दूंगा बच्चों। पार्ट 2 का लिंक यहाँ पे आई बटन में और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं दे दूंगा, तो आप जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अगली जो वीडियो होगी ना उसमें खंड बा यानी कि इसको आपको मैं समझाऊंगा। हो सकता है तो इसके मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए लेके आऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपके लिए क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन सभी को समझाऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, तो आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मैथ के जो क्लासमेट्स हैं आपके उनके साथ शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे। ठीक है, और सभी बच्चे कमेंट में बताना कि आपकी तैयारी कैसी हुई। और हाँ, मैथमेटिक्स के कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।